विजय माल्या कई सालों से एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही सब कहने लगते हैं साले कुत्ते, पैसा कहाँ है मेरा? तो इन्हीं सब चीजों के चलते 9 साल बाद विजय माल्या सामने आए और उन्होंने राज शमानी के साथ पॉडकास्ट किया जो है 4 घंटे 18 मिनट। अब जो लोग इतना लंबा पॉडकास्ट नहीं देख सकते हैं उनके लिए मैंने इस वीडियो में पूरे पॉडकास्ट समरी शेयर करी है हिंदी में। तो मैंने इनको थोड़ा अलग अलग सेक्शंस में बांटा है। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। फर्स्ट मीडिया इंटरेक्शन आफ्टर 9 इयर्स। राज शमानी ने पूछा, आप 9 साल तक चुप रहे, अब क्यों बोल रहे हो? आपको पहले भी हजारों लोगों ने बुलाया होगा। विजय माल्या ने जवाब दिया, पिछले 9 साल से मीडिया ने मुझे चोर, भगोड़ा, स्कैमिस्टर बना दिया है। रोज नए हेडलाइंस, नए इल्जाम, मीडिया से लड़ना मुश्किल था, इसलिए मैं चुप रहा। अब वक्त बदल गया है। जब तुमने मुझे समझाया कि पॉडकास्ट क्या होता है तो मुझे लगा कि ये मेरी सच्चाई बोलने का एक ऑनेस्ट और डायरेक्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है जो लेगेसी मीडिया कभी नहीं करेगी। विजय माल्या का कहना है कि इंडियन मीडिया ने उनका पब्लिक इमेज बर्बाद कर दिया है। वो कहते हैं कि टीवी एंकर चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि वो विजय माल्या को जेल के अंदर देखना चाहते हैं, जेल के कपड़ों में देखना चाहते हैं। वो मीडिया से लड़ नहीं पाए, इसलिए 9 साल तक किसी भी इंटरव्यू या मीडिया अपीयरेंस से दूर रहे। विजय माल्या कहते हैं कि लोगों को लगता है कि उनका बचपन बहुत ही लग्जरी और लेविश लाइफस्टाइल से भरपूर था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बिल्कुल भी स्पॉइल्ड नहीं थे, ना फैंसी टॉयज थे, ना कोई लेविश लाइफस्टाइल। उनके फादर विट्ठल माल्या एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड आदमी थे। पापा ने मुझे 400 रुपए स्टाइपेंड पर काम पर लगाया था। सुबह 6 बजे कॉलेज और 10:30 के बाद फुल टाइम ऑफिस का काम, और ये 400 कभी बढ़ा भी नहीं। स्कूल के टाइम वो एवरेज स्टूडेंट थे क्योंकि उनका फोकस स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स पर ज्यादा था। पर एक दिन उनके पापा ने 2 बातें बोली जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने कहा कि अगर काबिल नहीं हुए तो मेरे जूतों में कभी पैर नहीं रख पाओगे। कल को सरकार सब कुछ छीन लेगी, सिर्फ एजुकेशन ही तेरे काम आएगी, इसलिए पढ़ाई को सीरियसली ले। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कोलकाता से की और उनका कॉलेज था सेंट जेवियर्स कोलकाता। उनके ऑफिस का काम था सेल्स, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सब डिपार्टमेंट्स में वो लगभग काम कर चुके थे। कॉलेज के बाद सीधा ऑफिस, मार्केट जाके दुकानदारों से मिलना, एड एजेंसी के साथ ब्रेनस्टॉर्म करना, सब किया उन्होंने। लोग कहते हैं कि विजय माल्या कॉलेज स्पोर्ट्स कार में जाते थे और साइलेंसर हटा के नॉइज करते थे। उस पर उनका जवाब था, मेरे पास स्टैंडर्ड हेराल्ड थी, सेकंड हैंड। हाँ, साइलेंसर छेड़ दिया था क्योंकि मुझे रेसिंग पसंद थी, पर शो ऑफ नहीं था। विजय माल्या ने किंगफिशर बियर और बाकी अल्कोहल ब्रांड्स को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें एक यूथफुल फन पर्सनैलिटी दी। उन्होंने कहा कि ब्रांड को जिंदा रखने के लिए उसे एक पर्सनैलिटी देनी पड़ती है। अब उसमें उनको चैलेंज क्या आया? उन्होंने कहा कि इंडिया वाज मीडिया डार्क फॉर अल्कोहल। इंडिया में अल्कोहल एड्स टीवी, प्रिंट या रेडियो पे डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं किए जा सकते थे। माल्या ने कहा कि यूएस में अल्कोहल की ब्रांडिंग कैची होती थी, यहाँ इंडिया में मुझे सोचना पड़ा, अगर एड नहीं कर सकता तो ब्रांड कैसे बनाऊं? अब इसका उन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला? उन्होंने सरोगेट मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक मारा। उन्होंने क्रिएटिवली ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सरोगेट बिजनेस बनाया, जैसे किंगफिशर वाटर बॉटल्स, किंगफिशर कैलेंडर, किंगफिशर अल्ट्रा फैशन वीक, स्पॉन्सरशिप्स इन क्रिकेट, फार्मूला 1, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स। एग्जांपल, किंगफिशर बियर का रिवाइवल। यूनाइटेड ब्रिवरीज के आर्काइव में एक पुरानी ब्रांड थी किंगफिशर, जो कि लॉन्च हुई थी 1857 में। लेबल पुराना और आउटडेटेड था, माल्या ने उसको मॉडर्न ट्विस्ट दिया। उनका कहना है कि किंगफिशर नाम सुनते ही पॉजिटिव, कूल, फन इमेज आती है। मैंने उसे दोबारा लॉन्च किया एक स्ट्रॉन्ग यूथ ब्रांड के रूप में। अब इसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता और उनके बिजनेस करने में थोड़ा सा डिफरेंस था। पापा का स्टाइल था हैंड्स ऑन और माइक्रो मैनेजमेंट, मेरा स्टाइल था डिसेंट्रलाइज्ड एंड ट्रस्ट बेस्ड। उनके पिता हर चीज को पर्सनली देखते थे, हर डिसीजन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे, ज्यादा से ज्यादा टाइम देते थे डे टू डे ऑपरेशंस को। उनका स्टाइल था हर बिजनेस को एकदम पर्सनली फील करना। और वहीं दूसरे हाथ पे विजय माल्या का स्टाइल थोड़ा अलग था। उनका स्टाइल था डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, हर डिवीजन के लिए मंथली रिव्यूज, एम्पावर्ड यंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम द कंपनी। उन्होंने कहा कि पापा के जमाने में जो लोग 60+ थे उनके बदले मैंने 40+ लोगों को मैनेजमेंट रोल में डाला और उनको लीड करने का मौका दिया। उनका कहना है कि उन्होंने फ्री टाइम क्रिएट किया स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, इंटरनेशनल एक्सपेंशन में और ब्रांड बिल्डिंग के लिए। उनका सिंपल कहना था कि मुझे इंटरनेशनल बिजनेस पर ध्यान देने का टाइम मिला क्योंकि इंडिया में मेरी टीम ऑलरेडी एम्पावर्ड थी। उन्होंने टीम पर ट्रस्ट करने वाली अप्रोच ली जिसमें अकाउंटेबिलिटी और ऑटोनॉमी दोनों थे। ये अप्रोच उन्होंने ग्लोबल एक्सपोजर से सीखी थी, यूएस और यूके के ट्रेनिंग के दौरान। पापा बहुत ही सोच समझ के पैसा खर्च करते थे, मैं थोड़ा कम सोचता था, पर मेरा फोकस ग्रोथ और ब्रांड बिल्डिंग पर ज्यादा होता था। विजय माल्या सेड, जस्ट बिकॉज आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड लव गुड थिंग्स इन लाइफ, मीडिया ने मुझे फ्लैम्बॉयंट बना दिया। मीडिया ने एक ऐसी इमेज बनाई जिसमें विजय माल्या इक्वल टू फ्लैशी पार्टीज, फास्ट कार्स एंड लेविश लाइफस्टाइल। इस पर विजय माल्या ने सफाई देते हुए कहा कि मैं किसी और का पैसा खर्च नहीं कर रहा था, मैं अपना पैसा खर्च कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं एक 28 साल का यंग ग्रुप चेयरमैन था, नेचुरली आई लाइक कार्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और थोड़ा एंजॉय भी करता था। उनका कहना था कि मीडिया ने उनके किंगफिशर बियर के किंग ऑफ गुड टाइम स्लोगन को उनका पर्सनल टैग बना दिया था, पर वो ब्रांड का स्लोगन था, उनका पर्सनल नहीं। उनका सिंपल कहना यह था कि मैं किसी का पैसा नहीं उड़ा रहा था, आई लिव्ड माई लाइफ, बिल्ट माई ब्रांड एंड बिकेम इट्स एम्बेसडर।
अब इसमें विजय माल्या का कहना था कि वो चाहते थे कि ब्रांड की पर्सनैलिटी हो और किंगफिशर बन गया किंग ऑफ गुड टाइम्स। अब उनकी ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटेजी क्या थी? किंगफिशर बियर 1857 में एग्जिस्ट करता था पर डस्ट में पड़ा हुआ एक लेबल था। माल्या ने उस ब्रांड को फन, यूथफुल, वाइब्रेंट पर्सनैलिटी दी, मार्केटिंग से उसमें जान डाल दी। उन्होंने हर ब्रांड को एक पर्सनैलिटी दी, लाइक मैकडॉवेल्स नंबर 1, McDowell's #1 soda। किंगफिशर का यूथ अपील, म्यूजिक, मोटर स्पोर्ट, लाइफस्टाइल को एसोसिएट किया। उन्होंने कहा कि मैं किंगफिशर का ब्रांड एम्बेसडर बन गया बिकॉज लोग ब्रांड से ज्यादा मुझे याद रखते थे। मार्केटिंग में माल्या का विजन बोल्ड था, उन्होंने खुद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, पर ये काफी रिस्की और इफेक्टिव दोनों था। यूके बेस्ड बर्जर पेंट्स का ग्लोबल बिजनेस एक्वायर किया। इस डील के बाद माल्या ऑफिशियली बन गए एनआरआई इन 1988। उन्होंने कहा कि बर्जर एक ग्लोबल ब्रांड था और इस एक्विजिशन से माल्या का एक फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल फुटप्रिंट बना। अब उनका एनआरआई बनने का डिसीजन भी स्ट्रेटेजिक था, टैक्स एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे कभी भी गलत चीज के लिए सपोर्ट नहीं किया। अगर मैंने कोई गलती की तो उन्होंने मुझे डांटा। वो बहुत ही इमोशनल और एथिकल ग्राउंडिंग की थी। उन्होंने कभी भी अंधविश्वास या अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं दिया, गलती पे सपोर्ट नहीं, बल्कि उसे सुधारने पे फोकस किया। जब मीडिया और पब्लिक ने विजय माल्या पे अटैक किया, उनकी माँ उनके साथ थी, पर सच्चाई और अकाउंटेबिलिटी के साथ। माँ का सपोर्ट तभी था जब मैं सच बोल रहा था। अगर कुछ गलत किया होता तो वो सबसे पहले बोलती ये सही नहीं है। उनकी माँ ने उनका इमोशनल स्ट्रेंथ और मोरल क्लैरिटी हमेशा बनाए रखा। वो सिर्फ एक सपोर्टिव पेरेंट नहीं थी, वो एक ट्रुथ चेकिंग फोर्स थी जो विजय को ईगो और इल्यूजन से दूर रखती थी। इन हाई फ्लाइंग कॉर्पोरेट एंड मीडिया ड्रिवन लाइफ, माँ का इन्फ्लुएंस एक रियल वर्ल्ड एंकर था जो कि उन्हें जमीन से जोड़े रखता था। कि माँ कहती थी कि सच बोल वरना मैं खुद बोल दूंगी कि तू गलत है, और ये डर मुझे हमेशा सही रखता था। विजय माल्या ने कहा कि मैं डाउनसाइजिंग करना चाहता था पर मुझे कहा गया मत करो, बैंक्स आपको सपोर्ट करेंगे। वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ। उन्होंने एविएशन को सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, लग्जरी एक्सपीरियंस के रूप में देखा। किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुई थी विद अ गोल अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, स्टाइलिश एयर होस्टेस, शेफ क्यूरेटेड फूड एंड लग्जरी ब्रांडिंग। एयरलाइन ने जल्दी पॉपुलरिटी और मैसिव ब्रांड रिकॉल गेन किया। इंडिया की टॉप टियर एयरलाइन बन गई। उनका कहना था कि एयरलाइन को ऑपरेट करना एक हाई कॉस्ट वेंचर था। फ्यूल, टैक्सेस, ऑपरेशनल कॉस्ट स्काई हाई। एक्चुअली माल्या wanted to downsize to cut cost, but then finance minister प्रणब मुखर्जी ने बोला don't downsize, banks will support you। माल्या ने ट्रस्ट किया और वहीं पे फिसल गए, जिससे कंपनी ने लोन्स लिए विद पर्सनल गारंटीज एंड कोलैटरल। शेयर्स कोलैटरल के रूप में दिए गए, डबल वैल्यूएशन पे। बिजनेस चल नहीं रहा था पर ईएमआई हर महीने जाती थी। उन्होंने कहा कि लोन कंपनी के नाम पे लिया गया था, लेकिन उसका पर्सनल गारंटर मैं था, जिसकी वजह से मुझे ब्लेम किया गया। उनका कहना था कि प्लीज नेवर फॉरगेट, आई गेव माई पर्सनल गारंटी, आई डिडंट रन अवे। अब जो मीडिया ने उनका नैरेटिव बनाया, जब एयरलाइन सस्पेंड हुई, मीडिया ने फुल अटैक मोड ऑन किया, विजय माल्या को टारगेट किया। विजय माल्या का कहना था कि इंडियन स्टाफ को सैलरी नहीं मिल रही थी पर ग्लोबल स्टाफ को मिल रही थी। इस पर कंट्रोवर्सीज भड़की। माल्या ने बोला कि इंडिया में कंपनी के पास पैसा नहीं था और जो ग्लोबल पेमेंट्स हुए वो यूबी ग्रुप ने किए थे। अब जो लीगल फायरस्टॉर्म स्टार्ट हुआ वो हुआ 2015 में, जब सीबीआई ने सिफोनिंग ऑफ फंड्स के चार्जेस लगाए। 2016 में माल्या इंडिया छोड़कर चले गए, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होना था। इसके बाद उनका पासपोर्ट सस्पेंड हुआ, रेवोकेशन ऑर्डर्स हुए, इंटरपोल नोटिसेस गए, हर एंगल से फायर ऑन। अब इसकी एनालिसिस क्या है? विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस को एक एस्पिरेशनल ब्रांड बनाया था, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल इंडियन इकोसिस्टम के लिए अनसस्टेनेबल था। उनका कहना है कि उन्होंने गवर्नमेंट के कहने पर डाउनसाइजिंग नहीं की, कंपनी को लोन्स पर्सनल गारंटी पे दिलवाए, और जब क्रैश हुआ तो पूरा का पूरा बर्डन उनके नाम पे डाल दिया गया। ये एक सिस्टम फेलियर, मीडिया ट्रायल और पब्लिक परसेप्शन का रिजल्ट था। उनका कहना था कि किंगफिशर मेरा सपना था, पर जब मैंने संभालने की कोशिश की मुझे रोक दिया गया। जब गिर गया ब्लेम सारा मुझ पर डाल दिया गया। अब माल्या का कहना था कि आईपीएल एक नया इंडिया रिप्रेजेंट करता था और मुझे लगा कि किंगफिशर जैसा ही एक बोल्ड ब्रांड बनना चाहिए क्रिकेट में भी, जो कि हुआ। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ आरसीबी। 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ और विजय माल्या ने बेंगलोर फ्रेंचाइज को 464 करोड़ रुपए में एक्वायर किया। सबसे महंगी टीम, नाम रखा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इंस्पायर्ड बाय मैकडॉवेल्स रॉयल चैलेंज विस्की ब्रांड। अब उनका विजन था कि आरसीबी को सिर्फ एक टीम नहीं, एक स्टाइलिश, एलीट एंड बोल्ड आइडेंटिटी बनाना था। सेम स्ट्रेटेजी एज किंगफिशर। RCB was meant to reflect ambition, glamour and performance. Like everything I stood for. RCB became known for its star power, Dravid, Kohli, Gale and high energy fan base. माल्या का कहना था कि माल्या खुद पर्सनली इन्वॉल्व रहते थे टीम की स्टाइलिंग, जर्सी, डिजाइन, प्रमोशंस और ब्रांडिंग में।
विजय माल्या का कहना था कि मैं एक रेसिंग का दीवाना था, जब अपॉर्चुनिटी मिली मैंने इंडिया को फॉर्मूला 1 मैप पर डाल दिया। माल्या said he was a motor sport enthusiast since youth. He even raced in Indian circuits like Solavaram. Formula 1 was always a dream, luxury plus speed, totally aligned with his personality. 2007 में माल्या ने स्पाइकर F1 टीम को बाय करके फोर्स इंडिया बनाया। उनका गोल था इंडियाज रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबल मोटर स्पोर्ट। टीम का बेस यूरोप में था पर ओनरशिप और नाम भारत का था। उनका कहना था कि मैं चाह रहा था कि इंडिया सिर्फ देखे नहीं, कंपीट भी करे वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेज पे। एंड व्हाट इज द इंपैक्ट? फोर्स इंडिया ने मल्टीपल पोडियम फिनिशेस किए। ड्राइवर्स जैसे निको हल्कनबर्ग एंड सर्जियो पेरेज ने अच्छा परफॉर्म किया। माल्या ने F1 को इंडिया लाने का पुश दिया। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में 2011-13 के ग्रैंड प्रिक्स का मेजर बैकअप था। फॉर्मूला 1 माल्या के लिए एक पर्सनल पैशन प्लस ग्लोबल ब्रांड विजिबिलिटी का कॉम्बो था। उनका कहना था कि किंगफिशर स्काई में था, RCB ग्राउंड पे, फॉर्मूला 1 मेरा सपना था जहां इंडिया स्पीड के साथ शाइन करे। विजय माल्या का कहना था कि कैलेंडर सिर्फ एक फोटो शूट नहीं था, ये एक केयरफुली क्राफ्टेड ब्रांडिंग एक्सरसाइज थी जिसमें प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, फीलिंग ही सब कुछ थी। माल्या को पता था कि इंडिया में अल्कोहल एडवर्टाइज करना अलाउड नहीं है, तो उसने प्रोडक्ट की जगह लाइफस्टाइल बेचना स्टार्ट किया। किंगफिशर कैलेंडर बना एक विजुअल ड्रीम, टॉप इंटरनेशनल मॉडल्स, एक्सोटिक फॉरेन बीचेस और इंडिया के बेस्ट फैशन फोटोग्राफर, सब मिलाकर एक लग्जरी और एस्पिरेशनल ब्रांड इमेज क्रिएट की गई। ये कैलेंडर सिर्फ एक वॉल पे लटकने वाली चीज नहीं थी, ये एक कल्चर मूवमेंट बन गया। हर साल लॉन्ग वेट करते थे, कौन सी मॉडल होगी, कहां शूट होगा, क्या वाइब होगा इस बार। और इससे विजय माल्या का मेन मोटिव पूरा हुआ। बिना बियर की बोतल दिखाए किंगफिशर हर यूथ के माइंड में कूल, फन, डिजायरेबल बन गया। माल्या का कहना था कि मैं चाह रहा था कि ब्रांड सिर्फ दिखाई ना दे, महसूस हो, और महसूस तो सबने किया। किंगफिशर कैलेंडर एक बेंचमार्क बन गया इंडियन एडवर्टाइजिंग एंड लाइफस्टाइल ब्रांडिंग। उन्होंने कहा कि ये कैलेंडर एक मास्टर स्ट्रोक था मीडिया बैन को बीट करने के लिए। विजय माल्या ने जहां लोग सोच भी नहीं रहे थे वहां ब्रांडिंग का फ्यूचर देख लिया। उन्होंने किंगफिशर इक्वल टू किंग ऑफ गुड टाइम्स का मतलब डिफाइन किया। ग्लैमरस लाइफ, फैशन, ट्रैवल, फ्रीडम, सब कुछ उस कैलेंडर में था। ये सिर्फ ब्रांडिंग नहीं थी, ये कल्चर क्रिएशन था। विजय माल्या का कहना था कि आई ब्रॉट अ फॉर्मूला 1 कार इनटू इंडिया टू रेस। आई कॉल्ड माय डैड फ्रॉम द रेस ट्रैक एंड आई सेड आई वॉन द रेस। बचपन से ही विजय माल्या का मोटर स्पोर्ट के लिए स्ट्रॉन्ग क्रेज था। स्कूल के टाइम से ही फास्ट कार्स और रेसिंग का जुनून उनके अंदर था। उन्होंने खुद साइलेंसर मॉडिफाई किया था अपनी स्टैंडर्ड हेराल्ड कार का, जस्ट टू गेट द रेसिंग साउंड। इतना ही नहीं, कॉलेज के बाद भी वो रेसिंग से जुड़े रहे। उन्होंने टीनेजर के टाइम से ही रेस करना शुरू किया था। एक फॉर्मूला 1 कार इंडिया ले आए सिर्फ रेस के लिए। चेन्नई के सोलावरम ट्रैक पे रेस जीती और वहीं से अपने फादर को फोन किया। उनका कहना था कि आई लाइक गुड cars, I race cars, I have been racing cars since I was a teenager। ये कोई शो ऑफ वाली हॉबी नहीं थी बल्कि उनकी रियल आइडेंटिटी का पार्ट थी। मोटर स्पोर्ट उनकी लाइफ का कोर पैशन था और ये पैशन ब्रांड बिल्डिंग में दिखा भी, जैसे किंगफिशर रेसिंग, F1 स्पॉन्सरशिप्स। जब राज शमानी ने पूछा कि व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू बॉट, तो उनका कहना था आई डिडंट स्पेंड एनीबॉडी एल्स मनी, आई स्पेंड माय ओन। मीडिया ने उनको एक हाई फ्लाइंग बिलियनियर के इमेज दिया, फ्लैशी पार्टीज, फॉरेन विलास, याट्स एंड डिजाइनर सूट्स के साथ। लेकिन विजय माल्या बार बार ये कहते हैं कि मैंने अपने पैसे से जी भर के जिंदगी जी, किसी और के पैसे से नहीं। क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा सा टाल दिया। अब जब राज शमानी ने पूछा कि उस बर्थडे के बारे में जिससे बहुत ज्यादा उन्हें बैकलैश मिला था कि जब किंगफिशर एयरलाइंस डूब रही थी तब ये पार्टी हुई, पब्लिक ने इसे इनसेंसिटिव बोला, जिस पर माल्या ने कहा कि प्राइवेट लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मैंने फ्रॉड किया, मैंने किसी का कोई पैसा नहीं खाया है। फॉरेन प्रॉपर्टी के जो आप पे एलिगेशंस लगते हैं कि आपने 35 मिलियन यूरो की प्रॉपर्टी फ्रांस में खरीदी हुई है, तो उस पर विजय माल्या का कहना था कि रबिश, कि ये सब बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोगों का ये भी कहना है कि वो फैंसी कार्स हैं, उनके पास रेस कार्स हैं, प्राइवेट जेट्स हैं, बट फिर भी वे कहते हैं कि मैं 28 का था जब मॉडरेटली वेल्दी था और नॉर्मल यंग लोगों जैसी ही जिंदगी जीता था, थोड़ा फास्ट पेस था, थोड़ा फ्लैशी। इस पे विजय माल्या का कहना था कि आई रिमेंबर द एंकर ऑफ वन चैनल स्क्रीमिंग आई वांट टू सी यू इन जेल क्लोथ्स, आई वांट टू सी यू ईट जेल फूड। इस पे विजय माल्या ने पॉडकास्ट में क्लियरली बोला कि उन पे एक्चुअल कोर्ट ट्रायल शायद बाद में हुआ हो, लेकिन पहले मीडिया ने उनका पब्लिक एग्जीक्यूशन कर दिया था। मैं इतने सालों तक इसलिए चुप रहा क्योंकि मीडिया मशीन इतना लाउड और पावरफुल था कि मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं था, जो बोलता था उल्टा पड़ जाता था। टीआरपी के लिए सच्चाई कुछ और तरीके से दिखाई गई। माल्या ने बताया कि उन्होंने एक बार पर्सनली इंडिया के टॉप न्यूज़पेपर ओनर को कॉल किया था जब एक कंप्लीटली फैक्चुअल इनकरेक्ट आर्टिकल छपा था। इस पर अखबार के एडिटर का जो रिप्लाई था वो ये था कि विजय भाई, आई एम सॉरी बट आपके नाम से बिकता है। इसका मतलब सिंपल था कि ट्रुथ मैटर नहीं करता, योर नेम इक्वल टू व्यूअरशिप। ये एक ह्यूज रिवेलेशन था। लेगेसी मीडिया का एजेंडा सिर्फ आईबॉल्स अट्रैक्ट करना था, सच्चाई दिखाना नहीं। मीडिया ने ग्रेजुअली एक बिजनेस टाइकून को एक बॉलीवुड टाइप का विलेन बना दिया। फ्लैम्बॉयंट लुक इक्वल टू शो ऑफ, फॉरेन
एंड पार्टीज इक्वल टू इनसेंसिटिव। किंगफिशर बियर का स्लोगन किंग ऑफ गुड टाइम्स डायरेक्टली उनके नाम पर चिपका दिया गया। मेन लेवल पे लिखा था बियर इज द किंग ऑफ गुड टाइम्स, मीडिया ने मुझे बना दिया किंग ऑफ कंट्रोवर्सीज। जब किंगफिशर एयरलाइंस क्राइसिस में थी उसी वक्त उनकी बर्थडे पार्टी के विजुअल्स आए, मीडिया ने उसे प्रूफ ऑफ गिल्ट बना दिया। माल्या का कहना था कि प्राइवेट लाइफ अलग थी, आई वाज स्टिल ट्राइंग टू रेज मनी टू मैनेज थिंग्स। मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर हूं, इसमें एरोगेंस कहां से आ गया। वो डिबेट्स, स्पीचेस, स्टेज इवेंट्स सब करते थे। मीडिया ने इसको भी पीआर ड्रामा बना दिया। दे क्रिएटेड एन एनिमल कॉल्ड विजय माल्या, जिस पे कुछ भी चिपका दो और टीआरपी मिल जाएगी। मैं फ्लैम्बॉयंट जरूर था बट नॉट क्रिमिनल। मैं एंजॉय करता था लाइफ अपने पैसों से। चोर, थीफ, फ्यूजिटिव जैसे वर्ड्स किसी को भी तोड़ के रख सकते हैं। विजय माल्या ने कहा कि आई अपोलोजाइज पब्लिकली टू एवरीवन फॉर द फेलियर ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस। उन्होंने क्लियरली बोला कि किंगफिशर एयरलाइंस बंद होने का दर्द उनके लिए भी रियल था। उन्होंने किसी भी मूवमेंट पे ये नहीं कहा था कि गलती उनकी नहीं थी। इंस्टीड ऑफ उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी दिया, स्पेशली उन एम्प्लॉयज के लिए जो अनपेड और अनसर्टेन फेज में गुजरे। उन्होंने कहा कि आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने 2012 से 2015 के बीच में 4 बार बैंक को सेटलमेंट का ऑफर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उनका क्लेम था कि उन्होंने हर तरह की एफर्ट की थी टू रीपे लोन्स और सेव जॉब्स, लेकिन सिस्टम ने साथ नहीं दिया। ये भी कहा कि जब तक पॉसिबल था उन्होंने हर एम्प्लॉय का ध्यान रखा, बट जब सिस्टम ने ब्लॉक करना शुरू किया तो ऑप्शंस खत्म होते गए। फिर जब राशामानी ने पूछा कि डू यू एवर फील सॉरी दैट यू कुडंट डू एनीथिंग, तो माल्या का ऑनेस्ट जवाब था यस आई अपोलोजाइज पब्लिकली। वो इस बात को एडमिट करते हैं कि उनकी मेहनत, ब्रांडिंग, विजन सब एक पॉइंट पे आकर फेल हो गया और इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज पे पड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि एयरलाइन फेल होना अनअवॉइडेबल था, पर वो बार बार ये बोलते रहे कि उन्होंने पूरी कोशिश की थी और जब सब कुछ कोलैप्स हुआ तब भी उन्होंने भागने की बजाय सेटल करने का ट्राई किया। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी हूं, एम्प्लॉयज ने ट्रस्ट किया और मैं उनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहता था। इस पे विजय माल्या का कहना था कि आई डिडंट रन अवे, आई हैड ऑलरेडी बुक्ड माय टिकट एंड लेफ्ट लीगली। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग का डेट बाद में आया। विजय माल्या ने बताया कि 3 मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट हियरिंग थी जहां उनकी पर्सनल प्रेजेंस एक्सपेक्टेड थी। 2 मार्च 2016 उन्होंने इंडिया छोड़ दिया था लीगली। उनका कहना था कि मैं किसी एलओसी या लुकआउट नोटिस के अंडर नहीं था, मेरी पासपोर्ट वैलिड थी, मैंने लीगली कंट्री छोड़ी। फिर हुए सीबीआई एलिगेशंस एंड कोर्ट ड्रामा। 2015 में सीबीआई ने उन पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, एलिजिंग सिफोनिंग ऑफ फंड्स। मल्टीपल एजेंसीज, ईडी, सीबीआई, इंडियन कोर्ट ने बाद में उन पे फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंड्स, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे चार्जेस लगाए। इंटरनेशनल एजेंसी जैसे यूके कोर्ट, स्विस अथॉरिटीज ने भी कुछ प्रोसीडिंग्स में उनके खिलाफ स्टैंड लिया। मेरे अगेंस्ट जो भी एलिगेशंस हैं या तो वो मिस रिप्रेजेंटेड हैं या इनकम्प्लीट। 15 अप्रैल 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने उनका पासपोर्ट सस्पेंड किया। जब तक उन्होंने कंट्री छोड़ी थी किसी भी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस का डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं था। इसके बाद माल्या का कहना है कि आई एम रेडी टू कम बैक एंड फेस द कोर्ट इफ आई एम गिवन अ फेयर ट्रायल। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ जेल, आई एम स्केयर्ड ऑफ इनजस्टिस। वो वापस आने के लिए रेडी हैं, लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम का मिसयूज उनके अगेंस्ट हो रहा है। फिर राशामानी ने पूछा कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। इस पे विजय माल्या का कहना था कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया में बिजनेस करने के लिए वो है गवर्नमेंट। व्हाट्स द टफेस्ट पार्ट अबाउट इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। वो कह रहे थे कि इंडिया में बिजनेस करने की बिगेस्ट रोड ब्लॉक मार्केट है। माल्या का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी और एक्सेसिव रेगुलेशंस ने इंडिया में बिजनेस को आसान बनाया ही नहीं। हर फाइल, हर अप्रूवल, हर डिसीजन के पीछे मल्टीपल लेयर्स होते हैं और उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। राशामानी ने पूछा कि वॉज देयर एवर एक्सचेंज अंडर द टेबल एज वेल। माल्या ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, पर उन्होंने बोला आई वोंट कंफर्म और डिनाई, आई लीव इट टू योर इमेजिनेशन। माल्या का कहना था कि पहले वो सिस्टम के साथ काम कर पाते थे क्योंकि उनके पास क्रेडिबिलिटी थी और वो लोग उनका विजन समझते थे, लेकिन जब किंगफिशर एयरलाइन स्ट्रगल में आई तब वो सपोर्ट कंप्लीटली खत्म हो गया। मीडिया ने नैरेटिव बनाया और गवर्नमेंट ने प्रेशर। रिजल्ट बिजनेस कोलैप्स और ब्लेम। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर लोगों का जो ओपिनियन है वो बहुत ही जल्दी बनता है एंड जो कि मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होकर बनता है, बट ऑल्सो बाय द सिस्टम। अब इस पार्ट में विजय माल्या थोड़ा ब्लंट और फेड अप लगे। उन्होंने ये क्लियर किया कि उनकी लड़ाई मार्केट से नहीं थी, उनकी लड़ाई थी रेगुलेशंस, मीडिया प्रेशर और पॉलिटिकल पोजीशनिंग। उनका कहना था कि मैंने काम किया, पैसा बनाया, ब्रांड्स बनाए, पर जब सिस्टम ने टर्न करना शुरू किया तो बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड हो गया। जब राशामानी ने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो उनका कहना था कि जी हाँ, उनका कुछ कहना ही नहीं था। वो ये आंसर उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया, मतलब बताया ही नहीं कि क्या कर रहे हैं फिलहाल। पॉडकास्ट के एक टर्निंग पॉइंट पे विजय माल्या ने बोला कि लेट मी शो यू एक्चुअल डॉक्यूमेंट। ये उनका वे था नैरेटिव तोड़ने का, डायरेक्टली ऑडियंस के सामने रिकॉर्ड्स रखने का, जो अब तक मीडिया ने कभी नहीं दिखाए। उन्होंने दिखाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो कि है 14,100 करोड़ रुपए
रिकवरी ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये डॉक्यूमेंट वो बार बार रेफर कर रहे थे एज प्रूफ कि उन्होंने डिफॉल्ट तो किया था लेकिन रीपेमेंट भी हुआ है। किंगफिशर एयरलाइंस का टोटल कैलकुलेटेड डिफॉल्ट था 6203 करोड़, जिसमें लोन अमाउंट थी 4999 करोड़ प्लस 1203 करोड़ अनअप्लाइड इंटरेस्ट। माल्या के एग्जैक्ट वर्ड्स थे, मैं बोरोवर नहीं था, गारंटर था, पर फिर भी 14100 करोड़ रिकवर हुआ है मेरे नाम से। माल्या का कहना था ये पेपर सिर्फ मेरी सेफ्टी के लिए नहीं है, ये सच दिखाने के लिए है। जब पूरा देश एक नाम के अगेंस्ट हो जाए तो डॉक्यूमेंट्स ही बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लेगेसी मीडिया इन सब चीजों को इग्नोर करती है, ये सब डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में हैं, पर कोई जर्नलिस्ट ने कभी पूछा नहीं क्योंकि उनका नैरेटिव अलग था। माल्या का मैसेज सिंपल था, मैं जो कह रहा हूं वो हवा में नहीं बोल रहा हूं, एवरी क्लेम बैक्ड विद पेपर वर्क। बस प्रॉब्लम ये है कि किसी को दिखाने का टाइम नहीं है, सबको टीआरपी चाहिए। लोग मुझे चोर कह रहे हैं जबकि सरकार कह रही है कि पैसा रिकवर हो गया है। डोंट गो बाय हेडलाइंस, गो बाय डॉक्यूमेंट्स। तो ये था पूरा होल पॉडकास्ट। और इसके बाद जब पॉडकास्ट ओवर हुआ तो राशमानी का दिस एपिसोड इज नॉट अबाउट ग्लोरीफाइंग अ फ्यूजिटिव, इट्स अबाउट आस्किंग द हार्ड क्वेश्चन टू द मैन एट द सेंटर ऑफ द वन ऑफ इंडियाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल फाइनेंशियल स्टोरीज। उनका कहना था कि मीडिया हेडलाइंस और ट्वीट्स काफी कंफ्यूजिंग थे, एक तरफ एलिगेशन, दूसरी तरफ विजय माल्या का कॉन्फिडेंट पब्लिक स्टेटमेंट। इस वजह से ये पॉडकास्ट करना जरूरी था। तो गाइस ये था विजय माल्या का पूरा पॉडकास्ट जो कि उन्होंने राजशमानी के साथ किया। हमने कोशिश करी है बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में करने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यू नो क्या करना है। दैट्स इट, थैंक यू। हम है इंसाफ, हम है इंसाफ।